नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने घटना चक्र की ये सीरीज़ हमने आज से स्टार्ट कर दी है। और इस घटना चक्र की सीरीज़ में ये एक रिवीजन सीरीज़ होगी जिसमें कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, तो आपको क्या करना है, उस 5 सेकंड में आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइदर आप एक पेपर पे लिख लें और लास्ट में मुझे कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक की वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में मैं एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करवा दूँ। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा खिंच सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक चैप्टर के लिए सिर्फ एक ही वीडियो हो और जितने भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर में मैं वो सारे आपको दिखा सकूँ, उसके आंसर बताऊँगा। अगर एक्सप्लेनेशंस कुछ होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपके लिए पढ़ दूँगा, डिस्कस कर दूँगा। और अगर नहीं होंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो रिपीटेड दिए गए हैं, तो मैं उस क्वेश्चंस को स्किप कर दूंगा। इससे आपकी भी टाइम की बचत होगी और मेरी भी टाइम की बचत होगी। तो जैसा कि देख सकते हैं ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये प्राचीन भारत का इतिहास, हम लोग इससे शुरू करने वाले हैं और सीधा मैं इसके क्वेश्चंस पे आता हूँ। ये चैप्टर है, चैप्टर को आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस आगे आपके सामने, ये देखिए PYQ है यूपी। ये आपके सामने क्वेश्चंस भी दिखेंगे और आप जिस चीज़ के PYQ किसी भी एग्जाम में पूछे गए तभी वो घटना चक्र में डाला हुआ है। तो ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर्स है A एंड B दोनों, क्योंकि ये आप हिस्ट्री से बिलोंग करता है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, कौन थे। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए इसमें इतने सारे एक्सप्लेनेशन हैं, इतने कुछ होते हैं, बस सीधा समझते हैं कि हिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। तो इतिहास खोजा होगा पहले, तो वो जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजिस्ट रहे होंगे तभी तो उन्होंने खोजा होगा। तो इसका पहला ऑप्शन तो ये पुरातात्विक, जिसका मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट, ये हो जाएगा। और दूसरा, इन्होंने खोजा होगा कहीं पे गड्ढा वड्ढा किया होगा, ज़मीन को खोदा होगा तभी तो इसी वजह से इनको भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहा जाता है और पुरातात्विकविद भी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया A एंड B। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, ये सेकंड क्वेश्चन आया है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर्स मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है थॉम्सन। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। जो तीनों युग हैं, तीनों युग को जो भी उसके एविडेंस मिले थे, उस एविडेंस के बेसिस पे उसको तीनों एज में डिवाइड इसी इंसान ने किया था, थॉम्सन ने किया था। जिससे कि इसमें देख सकते हैं डेनमार्क में एक सिटी है कोपेनहेगन, यहाँ पे कोपेनहेगन संग्रहालय है, वहाँ पे इन्होंने इनका पूरा नाम जर्गेनसन थॉम्सन था। तो इन्होंने किया था, और कौन से डेट में किया था, तो 1863 में किया था। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये है। तो आप आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए मैं बता दूं, मध्यपाषाण काल का मतलब मीज़ोलिथिक होता है। ये जो आपका मध्यपाषाण काल दिया हुआ है, इसका मतलब आपका मीज़ोलिथिक होता है। तो इसमें जो बोला गया है पशुपालन, जो जो भी पशु पालते थे, सबसे पहले सिप को पाला गया था, धीरे धीरे फिर और भी जानवर को पाला गया था। तो सबसे पहला जो सिप था उसमें ये मीज़ोलिथिक साइट में, ये मीज़ोलिथिक एज जो था उसमें पशुपालन हुई थी। तो इसका आंसर D है, पशुपालन। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मध्यपाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, ये होशंगाबाद MP में है, ये इटारसी के पास पड़ता है होशंगाबाद, वहाँ पे है। और बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान में, ये 2 जगह से मिले हैं। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। इसका आंसर आप मार्क्स कर लेंगे और लास्ट में मुझे कमेंट में बताएंगे कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं आपके। तो मध्यपाषाणिक प्रसंग, मतलब इसका मतलब भी हो गया मीज़ोलिथिक। मध्यपाषाणिक मतलब हो गया मीज़ोलिथिक। तो इसमें पूछ रहे हैं पशुपालन के, इसमें भी आदमगढ़, जैसे देख रहे हैं आदमगढ़ ऊपर भी मेंशन किया होता, ये इसके एक्सप्लेनेशन में होशंगाबाद और भीलवाड़ा, इसमें बोला गया, मतलब सेम ही है, मतलब वो
उधर ही पाया जाता है। देख रहे हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन आई थिंक इन्होंने दिया नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसमें बोला गया किस स्थल से हड्डी मिले हैं। तो हड्डी जो मदहदा है ये एरिया, और ये सराय नहर राय है, ये दोनों से मिले हैं। ये यूपी में पड़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये मध्यपाषाण काल मतलब मीज़ोलिथिक साइट्स जो मदहदा है, और यहाँ पे यूपी में पड़ता है। और इसके जो एक्सकवेशन किया था, इन्होंने जो खुदाई करी थी, तो ये आर शर्मा थे। और ये आप देख सकते हैं ये सब क्या क्या मिले हैं। सिंह निर्मित उपकरण मिले हैं, हड्डी एवं सिंह निर्मित। कब्रिस्तान से आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर से भी अल्प मात्रा में, सराय थोड़े से मिले हैं सराय नहर से। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप मार्क कर लेंगे। जो इसका आंसर है वो सी एंड डी है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन 6 नंबर का, ये 5 नंबर से मैच करता है। इसका भी सेम था, मदहदा और सराय नहर, सी और डी। और यही ऑप्शन को इधर चेंज कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये भी एक एग्जाम में आरओ के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था 2010 में, और ये 13 में पूछा गया। तो मतलब एक ही कमीशन जब क्वेश्चन सेस करती है तो क्वेश्चन का भले थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाए, बट ऑप्शंस लगभग सेम रहते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसका भी आंसर सराय नहर राय से है और मदहदा से, ये दोनों से मिली है, आभूषण मिली हुई है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी ऊपर दिया हुआ था, यहाँ पे बोल रहा है देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर दमदमा है, दमदमा से निकले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले के सराय नहर, मदहदा तथा दमदमा, तो ये 3 साइट्स खोदी गई थी। सराय नहर ऊपर हमने ऑप्शन में देखा, मदहदा ऑप्शन में देखा, और ये दमदमा, ये तीनों साइड से खोदी गई थी, तीनों साइड से मिले हैं। और तीनों साइड से ये देख सकते हैं। बट एक ही ऐसा जो दमदमा साइट है, यहाँ पे 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हुए हैं, और सब साइड से मिली हैं। एक मिला है, 2 मिला है, बट ये एक ऐसा साइट है दमदमा, यहाँ से 3 मानव कंकाल एक ही कब्र के अंदर मिले हैं। तो ये है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन था। 8वां नंबर पे आते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये कौन से टाइम में प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर देना है आपको। तो ये नवपाषाण काल, मैं आपको बता दूं ये न्यूलिथिक टाइम है। जो पैलियोलिथिक टाइम है उस टाइम पे तो लोग हंटर गेयर करते थे, पशु जानवर मार के खाते थे। तो ये जब खाद्यान्न की कृषि, जब कृषि तब हुई है जब धीरे धीरे लोग सेटल होना हुए हैं, थोड़ा बहुत सेटल होते थे, तब उन्होंने कृषि शुरू की थी। और नवपाषाण काल का मतलब होता है न्यूलिथिक साइट, नियोलिथिक। और पुरापाषाण का मतलब है आपका, मैं आपको बता दूं, पुरापाषाण का मतलब, इसका आंसर है नवपाषाण, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे। पुरापाषाण कहते हैं पैलियोलिथिक को, पैलियोलिथिक को। मध्यपाषाण कहते हैं मीज़ोलिथिक को। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं इजी कर देता हूँ थोड़ा। तो यह इसका आंसर होगा खाद्यान्न की कब हुई थी? न्यूलिथिक साइट में हुई थी सर्वप्रथम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आप जानते हैं कि ये जो अपना नर्मदा घाटी है, इसका आंसर नर्मदा घाटी है। ये अपना कौन से पर्वत से निकलती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। नर्मदा जो नदी है ये कौन से पर्वत से निकलती है? तो ये इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट में। तो ये आपको बता दें ये एमपी में पड़ता है। एमपी में आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ये
विंध्या और सतपुरा के बीच से बहती है। जो विंध्या रेंज है और सतपुरा रेंज है उसके बीच से ये बहती है, और ये भी होशंगाबाद में, ये इटारसी के पास होशंगाबाद में ये वहीं पे मिलती है। तो वहाँ पे इसके फर्स्ट टाइम मानव का साक्ष्य मिला है। जी, इसका आंसर डी होगा, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। जी, इसका आंसर्स प्रथम मानव जीवाश्म भारत की कृष्ण नदी। ये देखिए सेम टू सेम ये क्वेश्चंस 9 नंबर क्वेश्चन से मिलती है, ये क्वेश्चंस सेम वही है। जी, इसका आंसर भी नर्मदा ही होगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये बीपीएससी में पूछा गया है। सीधा अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। किस अनाज को मानव ने सबसे पहले उपजाया था? जी, इसका आंसर जौ है, जिसको आई थिंक बार्ले बोलते हैं इंग्लिश में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बार्ले इसका इंग्लिश में बोलते हैं, इसको जौ है। उसके बाद लोगों ने गेहूं या चावल उपजाया था। जी, देख सकते हैं आप, सर्वप्रथम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सर्वप्रथम जौ 18,000 ईस्वी पूर्व में इसको ईरान के पास एक जगह उपजाया गया था। उसके बाद वीट, उसके बाद गेहूं उपजाया गया था। जौ के बाद गेहूं है, आप इस पर कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, ये इसका जौ है। उसके जौ के बाद फिर गेहूं उपजाया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चंस एक ही एग्जाम में अलग अलग साल पूछे गए हैं, तो मतलब इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये लहुरा देव से। आप देख सकते हैं नीचे आंसर दिया हुआ है, ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। इसके एक्सप्लेनेशन थोड़े देख लेते हैं, ये थोड़े से अलग साइट्स हैं। कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है लहुरा देव। ये लोकेशन आप याद रखेंगे, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया जाए कि लहुरा देव किस स्टेट में है, तो आपके लिए ये ईजी होगा। तो इसका क्वेश्चन था, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ, जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यूपी में लहुरा देव एक जगह है, ये वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ये चावल का भूसा शायद मिला था वहाँ पे, देख सकते हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोडिलवा के यहाँ भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, माना जाता है, यहाँ पे मिले हैं। तो ये वही मेंशन इसमें किया हुआ है। ये इतना बड़ा, इतना टाइम जाएगा, इतना नहीं पढ़ते हैं, वो शॉर्ट में आप देख लीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है आपको तो। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, इसमें मेहरगढ़ जो आपका पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे भी प्राप्त हुए हैं। डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो अब हम उसी हिसाब से टिक करेंगे। तो यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान, जी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका भी देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, ऊपर के जैसा रिपीट किया हुआ है, दोनों देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है। इसका भी आंसर मेहरगढ़ ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आई थिंक नीचे है, यहाँ है। तो इसमें बोला गया है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक? तो इसका भी आंसर मेहरगढ़ ही होगा। ये तीनों क्वेश्चंस मिलता है। तो अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 16 नंबर पे, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी वही पूछा गया, सेम क्वेश्चन है। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये मेहरगढ़ से मिले हैं। ये आगे बढ़ते हैं, इसका देख सकते हैं आप, आंसर से इसका डी है। अस्थाई जीवन आपको वहाँ मिलेगा जहाँ आप कृषि करेंगे तभी तो आप वहाँ पे रुक के रहेंगे। ऐसा नहीं है ना, कृषि पहले जो पैलियोलिथिक एज में था, तो वहाँ पे क्या था कि हंटर गैदर करते थे लोग,
जानवर को मार के खाते थे, तो इधर उधर घूमते रहते थे, तो एक जगह टिकते नहीं थे। लेकिन जब से कृषि करना शुरू किया इन लोगों ने, तो एक जगह टिक के कृषि करते थे, तभी इन लोगों ने अस्थायी जीवन जीना शुरू किया। तो इसका आंसर भी मेहरगढ़ ही होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए डी। आगे बढ़ते हैं। ये पशुपालन के बारे में पूछा गया है, ये थोड़ा सा अलग साइट है, बागौर में है, ये याद रखेंगे, फैक्ट है जी। मध्यपाषाण काल मतलब मेसोलिथिक साइट, मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़, जहाँ पे पहले इंसानों की हड्डियाँ मिली थी आपको, नर्मदा घाटी के पास, ये वही उसी के आसपास है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट पे। यहीं पे पशुपालन यहाँ पे लोग रहते थे, तो करते होंगे जी। तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ताम्रपाषाण युग। ये इंग्लिश में था, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा हुआ होगा दिक्कत इसमें, हिंदी जान लीजिए उसका। ताम्रपाषाण युग है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आहार वाशी तांबा गलाना जानते थे? हो सकता है जानते होंगे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये सेकंड नंबर में बोल रहा है परिचित नहीं थे, तो हो सकता है थे भी, तो हम इसको डाउट में मानेंगे, डी लिख देता हूँ, डाउट में मानेंगे, इस पर भी नहीं करेंगे। धातु का काम आवश्यक अर्थ होता है कि एक साधन था, तो हो सकता है साधन बिल्कुल होगा, वो लोग यही काम करते होंगे। तो 1 और 3 अगर सही मानते हैं तो 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें नहीं है, तो इसको कट कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन छट गया, 2 ऑप्शन पे आए, और 2 और 4 पे डाउट है। तो जैसे 2 के बारे में पता नहीं है, तो चौथा पहले देखते हैं। यहाँ से काले लाल रंग के मृदबान मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो हो सकता है मिली होंगी, उकेरी गई होंगी। तो इस हिसाब से 1 3 4 के साथ अगर हम जाते हैं, तो 1 3 4 को अगर सही मानते हैं, हो सकता है इसको परिचित होगा, बट यह क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो इसका आंसर देखते हैं 20 का, ए ही है 1 3 4, जो कि ये लोग बोलते हैं कृषि पहले जौ उपजाया गया था, लेकिन उसके बाद तो गेहूँ चावल उपजाया ही गया होगा ना। तो ये सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि चावल से परिचित नहीं थे, तो इस वजह से ये इसका आंसर ए होगा। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये पहला साइट, हम लोग ऊपर भी 2 3 क्वेश्चन इस पे देख चुके हैं, मेहरगढ़ में जी। ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में सांस्कृतिक लेकर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये वो वाला रीजन ज़्यादा इंगेज था इस चीज़ों में जी, तो वहाँ पे उस तरफ ज़्यादा चांस है मिलने के। और ये जो फैक्ट है, ये क्वेश्चन फैक्ट है, इसको रट लेंगे। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आई थिंक ये बहुत ही अननोन सा क्वेश्चन है, तो इसको रट लेंगे। इसका आंसर देख लेते हैं, सी है, HD संकलिया ने किया था। ये MP में है, ये याद रखेंगे। ये साइट नवदा टोली, ये कहाँ है? तो ये MP में है। और ये प्रोफेसर का नाम अगर याद रख सकते हैं तो बेहतर होगा, HD सांकलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा 22वां क्वेश्चन था। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चंस, मैंने आपको बोला था साइट स्टेट बिलोंग जिससे करता है वो याद रखना। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, ये MP में अवस्थित है। इसका आंसर डी होगा, नवदा टोली MP में है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृत्त पाषाण मतलब होता है मेगालिथिक मोन्यूमेंट, जो बड़े बड़े पत्थर से मोन्यूमेंट बनाए जाते थे। मेगालिथिक मोन्यूमेंट, ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप समझ लेंगे।
ये मेगालिथिक जो बड़े बड़े पत्थरों से जो बनाई जाती थी मोन्यूमेंट, ये क्या थी? तो आपको पता होगा कि इस टाइम पे कोई सन्यासी लोग तो रहते नहीं थे, तो आप इसे अगर ऑप्शन से बनाना चाहें तो सन्यासी लोग रहते नहीं थे, तो ये ऑप्शन थोड़ा नहीं हो सकता है। मंदिर वंदिर उस टाइम पे ज़्यादा था नहीं, तो अगर इसको भी काट दें तो हाँ, ये चीज़ था कि मृत को दफनाने के स्थान के रूप में हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी एक्सकेवेशंस मिली हैं, बहुत सारी ऐसी खुदाई हुई है जहाँ पे मृत को दफनाया जाता था। तो अगर हम लोग ऑप्शन से जाते हैं तो हम लोग बी के साथ जाएंगे, तो इसका आंसर भी बी ही है। आप देख सकते हैं जो कि कहाँ पे हुई है, ये दक्षिण भारत में हुआ है मेगालिथिक के नाम से, ये वहीं पे थी। तो ये जो भी दिया हुआ है आप पढ़ लेंगे इसको वीडियो पॉज करके। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राख का टीला नवपाषाण युग है, न्योलिथिक साइट, न्योलिथिक साइट। तो राख का टीला ये फैक्ट है, आप इसको याद कर लेंगे। ये संगन कल्लू यहाँ पे है राख का टीला, ये आई थिंक कर्नाटक के आसपास है, हाँ कर्नाटक में है। ये देख सकते हैं कर्नाटक के मैसूर के पास है, तो इसको फैक्ट है, इसको याद रख लेंगे। भीमबेटका ये बहुत ही फेमस है, यहाँ की केव पेंटिंग भी बहुत फेमस है, तो ये बताएंगे इसको किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने अभी आपको आई थिंक बोलते बोलते बोल ही दिया कि ये केव पेंटिंग लिए, गुफाओं में शैल चित्र के लिए, इसके लिए फेमस है। ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ये देखिए एमपी में रायसेन ज़िले में पड़ता है ये, और यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स ये पत्थर से घिस घिस के पेंटिंग बनाई गई हैं, जिसमें हाथी, सांबर, हिरन, ये देख सकते हैं। इसमें टोटल 133 चित्र पाई गई है। तो ये आप पढ़ लेंगे इसको वीडियो पॉज करके। हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आधा क्वेश्चन यहाँ है, आधा क्वेश्चन अगले पेज पे होगा, पहले ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर हम लोग उधर चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से स्थल पे चित्रकला, ये आई थिंक फॉर ये इस पहले वाले क्वेश्चन से ये मैच करता है। तो आई थिंक इसका आंसर दो ही ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो भीमबेटका होना चाहिए, क्योंकि सबसे पुरानी चित्रकला यहीं मिली गई है। हम लोग अगर दोनों ऑप्शन और देख लेते हैं, आगे जो दो ऑप्शन है, तो ये है बाघ है, अमरावती है। ये देखिए आंसर बी है इसका, वही है, भीमबेटका में ही मिला है। तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे देखिए फिर से आ गया, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल, पंचमढ़ी में नहीं है, रायसेन ऊपर में दिया हुआ था, रायसेन में। तो ये देखिए डी में है, रायसेन मेंशन किया हुआ था ऊपर में, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में है। इसका आंसर डी है। भोपाल से दूर है, भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो भोपाल इसका आंसर नहीं होगा। तो 29 में आते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चित्र? अभी ऊपर में देखा हमने 133 और 700 कुछ मेंशन किया हुआ था। ये अगर हम लोग इसका बी भीमबेटका मारते हैं तो देखिए इसका आंसर भी भीमबेटका है जी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वापस से आ गया। निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो सबसे पहले किसने देखा था और किसने खोजा था, ये इसमें बोल रहा है। तो ये फैक्ट है, इसको याद रख लेंगे। ये वीएस वाकंकर थे, इन्होंने पहले देखा था और इन्होंने ही खोजा था। ये हम लोग बार बार देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में है पहली बात तो भीमबेटका, और रायसेन ज़िले में है। 1957 में खोजा गया था, 1997 में। वीएस वाकंकर, इसको याद रख लेंगे। और इसको यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है, तो ये भी याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भीमबेटका को किसने खोजा था? ये देखिए वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हमने देखा था ऊपर में, ये ऊपर में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ था, ये देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है वीएस वाकंकर। इसका वीएस का फुल फॉर्म विष्णुधर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भीमबेटका की खोज विष्णुधर वाकंकर ने की थी। हम लोग इसका देख लेते हैं सी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, जिसको ओसीपी कहते हैं। जी, ये हस्तिनापुर में हुआ। ये इसको फैक्ट है, याद रख लेंगे। हस्तिनापुर में हुआ है गैरिक मृदभांड पात्र। जी, इसका अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1991 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण किया था। ये पहली बार 1991 में मिला था। किसको मिला था ये भी आप याद रखेंगे, बीबी लाल को। कहाँ पे मिला था? हस्तिनापुर में मिला था, ये याद रखेंगे 1951 में, है ना। 3 चीज़ याद रखनी है इसमें। पहला किसको मिला था? बीबी लाल को मिला था। दूसरा 1991 में मिला था, और कहाँ पे? हस्तिनापुर में मिला था। ये 3 फैक्ट याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको पता है। ये उत्तर और से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, ये 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, क्योंकि सबको पता है। घर में, आप लोगों के घर में भी बहुत बार घर वाले ने बोला होगा आपको कि उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोते हैं। तो ये क्योंकि उस अवस्था में लाश को दफनाते थे पहले के लोग, आई थिंक उसी से कुछ रिलेट करता होगा। तो इसका आंसर आई थिंक ये होना चाहिए। जी, ये है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर के सर करके उत्तर से दक्षिण की ओर करके सुलाते थे जो मृतक होते थे उसको। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। घर से मृतकों को स्थलिस में रखकर उत्तर से दक्षिण उस स्थिति में घर के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे। साक्ष्य मिले हैं, ये साक्ष्य मिले हैं। ये मिट्टी की हड्डियाँ और तांबे कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी कब्र में। मतलब है कि जो मरा हुआ आदमी है, जो मरता था, उससे जो रिलेट करता हुआ सामान था वो उसके साथ साथ कब्र में भी दफना दिए जाते थे, ताकि जब अभी हम लोग एक्सकेवेट कर रहे हैं तो हम लोगों को उसके साथ साथ में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें भी मिल रही है। तो ये हम उससे पता लगा रहे हैं अभी। लाइक अभी बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो पता लगा रहे हैं कि बहुत सारे इंसान के साथ, किसी के साथ कंघी थी, आईना था, बहुत सारी चीज़ें दफनाई जाती थी, ज्वेलरी दफनाई जाती थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? देखिए, जो हो सकता है, जो किसी इंसान का प्यारा कुत्ता होगा, हमेशा कुत्ता के साथ रहता होगा, जब मरा तो वो कुत्ते को भी उसमें दफना दिया गया था। जी, इसका आंसर है बुर्जोहम में। तो ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। ये सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पे मिलता है ऐसे, कुत्ते के साथ कंकाल का भी सब मिलता है, मानव कंकाल का। तो ये फैक्ट है, बुर्जोहम में हुआ है ऐसा। ये बुर्जोहम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के पास में है। तो ये याद रखेंगे। मानव कंकाल के साथ, ये आप देख सकते हैं, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। जी, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया? ये देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हमने इसका आंसर देखा था बुर्जोहम में, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर के पास। ये भी याद रखेंगे, श्रीनगर के पास में ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्त आवास। गर्त आवास मतलब यही, अभी देखिए यहाँ पे देखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन अगर आप सही से पढ़ेंगे, गर्त आवास मतलब गड्ढों वाले घर। तो यहाँ की प्रमुख विशेषता है, कहाँ की है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बन के आ गया। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? तो बुर्जोहम से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसान के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 36 हो गया, 42 है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। जी, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसका आंसर्स देख लेते हैं सीधा, है ना। तो इसका आंसर डी है, मतलब इसका 2 और 3। तो 1 गलत है। बुर्जोहम में बोल रहा है शैलकृत देव मंदिर, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा बुर्जोहम में क्या है कि वहाँ पे गड्ढे वाले घर हैं जिसमें कि इंसानों के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, और यहाँ पे बोल रहा है कि देव मंदिर है। तो ये ऑप्शन से गलत है, पहला गलत है, और दूसरा चंद्र केतुगढ़ और गणेश्वर,
ये दो सही है। तो ये दोनों ऑप्शंस ये याद रखेंगे साइट के साथ साथ उसकी वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, किस वजह से वो साइट इंपॉर्टेंट थी, तो याद रखेंगे। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए इंपॉर्टेंट थी और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ के लिए इंपॉर्टेंट थी। जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर से होते थे ताम्र कलाकृतियाँ की इंग्लिश मीडियम वही होती है। तो आइए थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुरज़ोहम नामक नवपाषाणी पुरास्थल जम्मू कश्मीर, हम लोगों ने ऊपर देखा बुरज़ोहम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये गर्तवास के लिए फेमस है वहाँ पे। चंद्रकेतुगढ़ ये पश्चिम बंगाल में है, ये याद रखेंगे साइट कहाँ पे, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में है। कौन सा नदी है, विद्याधरी नदी है। और यहाँ पे देखिए टेराकोटा का मिला है, तो और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र ये कहाँ है, एमपी में होगा। ये विंध्य और सतपुरा रीजन जो है, तो इसके लेखहिया में है। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, इसका आंसर। तो विंध्य क्षेत्र के लेखनिया में शिलाश्रय से 1 से माध्यमिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, इसमें टोटल मिला के 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं अभी तक। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इसको छोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। आधा क्वेश्चन यहाँ है, अगला आधा क्वेश्चन वहाँ है। तो ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर जिसको पता है तो वो क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दें। अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो यहाँ पे इंग्लिश में इसमें बट लगाना होता है। ये जो भी क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस को आप पढ़ के इसके बाद बट लगा के आगे वाले रीजन को पढ़ेंगे, और दोनों अगर मैच करता है, दोनों सिंगल स्टेटमेंट देखेंगे, अगर सही है तो उस हिसाब से मार्क करेंगे, और मैच करता है तभी एक दूसरे को एक्सप्लेन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा नदी में प्रवर्जन किया था, मतलब उस तरफ शिफ्ट किया होगा। चलिए ये ऑप्शन देख लिया हमने। अगला देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो दोनों लगभग सही लग रहा है, और दोनों शायद एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आंसर है, ए ही है। तो क्या है, GR शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा की कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा नदी क्षेत्र में प्रवास किया था, उस तरफ गए थे लोग। क्यों, नदी बहती रहती है तो वहाँ का फर्टाइल लैंड होता है, उपजाऊ होता है, तो लोग को ईजी हो जाएगा वहाँ पे खेती करना, बहुत सारी चीज़ें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किस संलग्न कार्यालय है? मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इंग्लिश है वो ASI होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये बोला गया है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये संस्कृति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है जी। आप देख सकते हैं ए के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप पूरा देख लेंगे। इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1814 से 1893 ब्रिटिश सेनाधिकारी थे, बंगाल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, और यहाँ पे इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नाम याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपका कुछ सजेशंस है वीडियो को लेके तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आप इसका आंसर्स भी कमेंट में बताएंगे। और ये एक रिवीजन क्लास है, तभी मैं फटाफट इस सारे क्वेश्चंस को दिखा रहा था। और मुझे कमेंट में आप ये भी बताएंगे आपके 42 में से टोटल कितने क्वेश्चंस सही हुए। थैंक यू।